वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर में हम जो सामाजिक समझौतावादी तीन विचारक थे, चाहे वो हॉब्स रहे हों, इसके बाद हमने लॉक को पढ़ा और आज हम रूसो की चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे हमारी जो सामाजिक समझौता की एक परंपरा है वो यहाँ समाप्ति होगी रूसो पे आके। अगर रूसो के परिचय की बात की जाए तो आपने अभी तक जो विद्वान पढ़े होंगे या दार्शनिक पढ़े हैं वो बेसिकली आपको शालीन टाइप के इंसान दिखते होंगे। एक शालीन व्यक्तित्व, एक व्यवस्थित आदमी होंगे वो, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक औपचारिक अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण की होगी और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या सामाजिक पृष्ठभूमि भी श्रेष्ठ रही होगी। तो आप इस सब मिथकों को तोड़ के आज एक ऐसे दार्शनिक से मिलने वाले हैं जो अगर आज की लैंग्वेज में कहा जाए तो कुल मिला के एक छपरी आदमी था। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पे घूमता हुआ एक आवारागर्दी करने वाला इंसान रूसो, जो इतना प्रभावित किया जिसके दर्शन ने और उसकी रचनाओं ने, खासकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइली, ये दो रचनाओं ने इतना प्रभावित किया है सोचने समझने और दर्शन की पद्धति को, खासकर पेरिस में, कि उसने फ्रांसीसी क्रांति का आधार तैयार कर दिया। जो एमाइली किताब थी इसको मुख्य कारण माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति का, और जो दार्शनिक रूप में बात करें तो रूसो महोदय हैं, इन्हें फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता माना जाता है। तो हम इन्हीं के दर्शनों को आज हम पढ़ने वाले हैं और शुरू करेंगे हम इनके जीवन परिचय से, ताकि एक इनकी छवि आपके दिमाग में बन जाए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इनका एक आवारागर्दी वाला या छपरी पनी वाला जीवन बीता है। कोई अच्छा या सकारात्मक चीजें हमें आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलने वाली है, फिर भी हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इनका जो जन्म हुआ था वो जेनेवा में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन इनका जो परिवार था वो मुख्यतः पेरिस का था, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। क्योंकि इनके जन्म से कुछ समय पूर्व ही धार्मिक उत्पीड़नाओं से बचने के लिए इनका परिवार फ्रांस से जेनेवा शिफ्ट हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब रूसो का जन्म होने वाला था, जन्म हो रहा था, तो उसी दौरान प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिला के इन्हें माँ का साया नहीं मिला कभी जीवन में। और इनके दर्शन में भी हम आपको आगे बताएंगे चीजें कि कैसे जिस महिला ने भी इनका पालन पोषण करना चाहा या अपने पुत्रवत रखना चाहा, ये कुल मिला के उसी के प्रेम में पड़ गए, आप समझ सकते हैं। और मैं किताबों में तक ऐसा लिखा है कि एक आवारागर्दी करने वाला इंसान या एक चंचल चोरी करने वाला इंसान के रूप में इनका वर्णन हमें देखने को मिलेगा। तो वही है कि इनकी माँ का देहांत हो चुका था। इनके पिता जो थे वो अगर एक शब्द में कहें तो कुल मिला के अश्लील टाइप के आदमी थे। उनका प्रभाव जो है वो एक अनैतिक व्यक्ति होने के कारण रूसो के जीवन पे पड़ा, इनके कोमल मस्तिष्क पे पड़ा। और ऐसा ही उनके जो तत्कालीन समाज था वो भी एक नकारात्मक पृष्ठभूमि लिए हुए था। ये कुल मिला के वही पृष्ठभूमि थी जो आप फ्रांसीसी क्रांति के पृष्ठभूमि में पढ़ते होंगे कि समाज में कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी लगभग। तो ऐसे में रूसो का जन्म हुआ, उसके 10 साल तक वो करीब अपने पिता के संरक्षण में रहे। इसके बाद वो यहाँ वहां भटकते रहे, जहां भी इन्हें नौकरी मिली कुल मिला के इन्हें निकाल दिया गया। इनकी ना तो कोई औपचारिक शिक्षा हुई थी, ना इनका कोई पारिवारिक माहौल ठीक था, और ऐसी कुछ बचपन जो इनका कुल मिला के कठिनाइयों भरा बीता। और ये 16 साल की आयु में करीब जेनेवा पहुंच गए थे। और इससे भी पहले जो इनका ये बीच का टाइम है 10 से 16 साल के बीच का, इन्होंने खदानों में काम किया और वहां अपने मालिक के खूब अत्याचार सहे। तो इसीलिए उनके मन में समाज के प्रति एक नकारात्मक धारणा बनी। कहीं ना कहीं इन्होंने वहां से झूठ बोलना, चालाकियां करना और जो भी नकारात्मक मनोवृत्ति आप समझ सकते हैं वो सब इन्होंने करना वहीं से चालू किया था। एक मतलब जीवन के लिए जो संघर्ष था, या कैसे दिन में वो रोटी खाते थे और कैसे अपना जीवन जीते थे एक छोटी सी आयु में, वो सब उनके मस्तिष्क पर उसकी छाप पड़ी है। तो ऐसे वो 16 वर्ष की आयु में करीब जेनेवा पहुंच गए थे। जेनेवा छोड़ दिया था उन्होंने और वो पेरिस आ गए थे। ऐसे एक 16 वर्ष का बालक पेरिस की सड़कों पे घूमता रहता था और उन्होंने, ऐसा मिलता है कि चोरी चकारी भी कई बार
जो भी धंधे किए वो असफल रहे, उन्हें नौकरी से भी निकाल दिए गए। एक बार इन्हें जेनेवा में जो फ्रेंच राजदूत है वहां भी नौकरी मिली थी सचिव के रूप में, लेकिन वहां भी वो टिक नहीं पाए और अपने बुरे व्यवहार के कारण वहां से भी निकाल दिए गए। तो कुल मिला के इसके बाद उन्होंने कुछ समय अपना भीख मांग के भी गुजारा, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो चोरी की, नौकरी धंधे से निकाल दिया गया, फिर भीख भी मांगी इन्होंने और अंततः ये कैथोलिक धर्म में दीक्षित हो गए थे अपने जीवन के कुछ समय पहले। और वहां एक मैडम हुआ करती थी, तो मैडम डिवो रेंस, ये इनके भी प्यार में पड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। हालांकि फिर इन्होंने इनको छोड़ दिया, तब थोड़ा सा जो रूसो का जीवन है उसमें परिवर्तन आया। वो एक ईगो हर्ट हुआ टाइप से उनका, और वो पीड़ा और इस व्यसन में 2 साल उन्होंने बिताए। और उसके बाद एक महिला से और मिले जो कि धोबी थी, लॉन्ड्री का काम करती थी। उनके साथ उन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में लगभग 1770 के आसपास बुढ़ापे में शादी कर ली। इनसे उन्हें 5 बच्चे भी हुए, लेकिन उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया बच्चों को, और उन्हें अनाथालय में भिजवा दिया, जहां पर उनका पालन पोषण हुआ। इस बात को जो उन्होंने अपनी आत्मकथा है उसमें भी, कन्फेशन नाम से इनकी आत्मकथा है, उसमें भी इसे स्वीकार किया है। और अंत में जो इनकी मृत्यु है वो 1778 के आसपास हो जाती है। तो ये इनके जीवन का एक पक्ष है। अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो इनके जो जीवन का दूसरा पक्ष स्टार्ट होता है, यानी जो पढ़ने समझने और दार्शनिक वाला पक्ष, उसकी हम चर्चा करें तो ये जब एक प्रसिद्ध विद्वान है दिदरो, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, तो उनसे जो रूसो महोदय हैं वो मिलने जा रहे थे, तो उन्हें सड़क पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दी, और उस न्यूज़पेपर की कटिंग में था एक एकेडमी थी डिजोन करके, डिजोन या डिजोन, एकेडमी ऑफ डिजोन करके उसका नाम आता है। उसने एक इश्तेहार दिया था निबंध प्रतियोगिता के लिए, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ भी होती है कि जो विज्ञान और कला है उसकी प्रकृति, यानी जो विज्ञान और कला का बढ़ता हुआ दौर आ रहा है उसकी प्रकृति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है या फिर उसे बढ़ा दिया है, यानी नैतिकता, मानव को नैतिक रूप से अच्छा बनाया है कला और विज्ञान ने, या फिर उसे भ्रष्ट कर दिया है। तो ये निबंध इनके जो वैचारिक मनोवृत्ति थी उसमें एक प्रकाश लेके आया। उसमें ऐसा वो उन्होंने अपनी आत्मकथा कन्फेशन में भी लिखा है कि उनका मस्तिष्क चकचौंधिया गया था इसको सुनने के बाद, और हजारों विचार उनके मस्तिष्क में आने लगे, और अंततः इन्होंने इसमें एक नकारात्मक स्टैंड लिया कि इसने मानव को भ्रष्ट बनाया है कला और विज्ञान ने। आगे इसके तर्क भी देखेंगे, और शानदार तर्क देते हैं वो, और अपनी बातों को कहीं ना कहीं सिद्ध भी करते हैं। तो ये 1750 के आसपास की बात है। और फिर इसके बाद इनके जो वैचारिक पृष्ठभूमि में इनका आगाज होता है, वैचारिक या लेखन के क्षेत्र में आगाज होता है। फिर एक उन्होंने 1755 में एक और निबंध लिखा इसी एकेडमी में डिजोन करके, वो था जो संपत्ति के विषय में था कि हमारा जो असमानताएं बढ़ी हैं वो क्यों बढ़ी हैं, तो ये बोलते थे कि निजी संपत्ति के कारण यह असमानताएं बढ़ी हैं। फिर इसके बाद इन्होंने जो उनकी प्रसिद्ध रचना है 1662 में वो लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 1662 की एक और रचना मानी जाती है द एमिली, जो शिक्षा से रिलेटेड है। इन सबको भी हम देखेंगे। तो फिर और एक अंत में इनकी जो कन्फेशन आत्मकथा है वो आधुनिक दौर की प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है, या पहली आत्मकथा भी मानी जाती है। इन सबको देखेंगे तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है कि जो इनका जन्म है वो 18 जून 1712 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन इनका जो मूलतः जीवन बीता वो पेरिस में ही बीता है, आप याद रखिएगा। और हालांकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो थोड़ा सा याद रखें, स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनके पिता दो थे, इसहाक रूसो, ये घड़ीसाज हुआ करते थे और कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, ऐसे ही काम चलाऊ टाइप की पर्सनालिटी थी इनकी। इनकी माता जो थी वो सुजान वर्नाड करके थी, जो प्रसव पीड़ा या उसके कुछ समय बाद इनका निधन हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो अल्टीमेटली वही है कि रूसो का जो जीवन है वो कठिनाइयों भरा बीता। चोरी की, भीख मांगी और खदानों में काम किया, खूब यातनाएं सही अपने मालिक की, अपने पिता की। और 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया था और वो पेरिस भाग गए थे। वे कई जगहों पर रहे, जैसे कि पेरिस और
जेनेवा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और कई अलग अलग प्रकार के उन्होंने काम किए, जैसे नौकर भी रहे, वो संगीतकार भी कहीं कहीं पर रहे और शिक्षक भी रहे अल्टीमेटली। तो उन्होंने कई प्रकार के काम किए, और लेकिन वो उन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, यानी जो स्कूली शिक्षा चलती है ऐसी कोई शिक्षा उन्हें नहीं मिली थी। उन्होंने खुद अध्ययन किया और दर्शन और साहित्य में अपनी रुचि विकसित की थी। वे 1712 में पेरिस चले गए थे अल्टीमेटली, और उन्होंने वहां साहित्य, संगीत और दर्शन में अपनी पहचान बनाई। और जो एक निबंध लिखा था, जो मैंने आपको बताया था, ये डियोजन के लिए 1750 में इनको खूब ख्याति मिली थी। इसके बाद लोग पहचानने लगे थे। और दो व्यक्ति आप उनका नाम पढ़ेंगे, एक तो बर्क महोदय और एक थे A.O. ह्यूम। ये दो इनके मित्र भी बन गए थे। ये प्रसिद्ध विद्वान है, दोनों अमेरिकी विद्वान है, सॉरी इंग्लैंड के विद्वान है। रूसो का संबंध एक जो थियोरेस लेवासेयर से रहा, जो एक लॉन्ड्री का काम करने वाली औरत थी। उनसे 5 बच्चे भी हुए, मैंने आपको बताया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और अंततः 1778 में फ्रांस में उनका निधन हो गया था। तो अब इनके जीवन परिचय के बाद हम इनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो एक एक रचना भी महत्वपूर्ण है और ये साथ में भी महत्वपूर्ण है, खासकर डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी, चाहे वो फिर सोशल कॉन्टेक्ट हो, द एमाइली हो और कन्फेशन हो। ये 5 रचनाएं तो आपको हर हाल में विथ सन की याद करनी है। इनका सन पूछा जा सकता है, इनको क्रम जमाने भी आता है। तो चलिए एक एक करके इनके अध्ययन की शुरुआत करेंगे हम। इनकी जो पहली रचना है वो डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस। आप इंग्लिश में ही इनके सारे नाम याद करें, हिंदी में ना पढ़ें। ये सरल से नाम है, तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। इसका जो पूरा नाम माना जाता है वो डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये भी माना जाता है, जो 1750 की एक निबंध के रूप में लिखी गई रचना है। यह उनकी पहली प्रसिद्ध रचना है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाई थी। बेसिकली इसमें था क्या कि वही इसमें ये पूछा गया था अकेडमी की तरफ से कि आप क्या मानते हैं कि आर्ट एंड साइंस ने जो मानव की नैतिकता है या उसका जो सकारात्मक व्यक्तित्व है उसको बढ़ाया है या फिर उसे पदभ्रष्ट कर दिया है। इन्होंने जो दूसरी साइड है उस साइड स्टैंड लिया कि इस मानव एक भोला भाला प्राणी था। जब से वो तर्क करना सीखा, साइंस आया, कलाबाजी आए, तब से वो भ्रष्ट हो गया, अपने स्वार्थ की ओर ध्यान देने लगा, समाज की ओर उसने देखना बंद कर दिया। जैसे कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें झेली थी, तो कुल मिला के उसके लिए उन्होंने आर्ट एंड साइंस को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके लिए उन्होंने डिजॉन अकेडमी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता के से लिखा था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कागज का टुकड़ा उन्हें सड़क पर पड़ा हुआ मिला था, और उसके बाद उनके मस्तिष्क में जो विचार आए उसके बाद एक अलग रूसो हमारे सामने आता है। उन्होंने तर्क दिया कि जो विज्ञान और कला है यानी आर्ट एंड साइंस जो है न समाज को नैतिकता में सुधार लाने की बजाय उसे पतन की ओर धकेल दिया। एक भोला भाला आदमी था इंसान, उसे तर्कवान बना दिया, बुद्धिशील बना दिया, वो सोचने लगा तो वो पदभ्रष्ट हो गया, ऐसा रूसो महोदय कहा करते थे। इसे हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। और जो इनकी दूसरी रचना है वो भी इसी अकेडमी के लिए लिखी गई थी। 1954 में वो आई थी, फिर उसने 1955 में से एक किताब के फॉर्म में लिख दिया था, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी जो असमानता का उदय है उस पर विचार पूछे गए थे कि इस पे क्या विचार है। तो रूस ने फिर इस पे अपना निबंध प्रस्तुत किया, लेकिन वो जो इसके लेखक थे उन्हें के विचारों से मैच नहीं हुआ, तो इसे पुरस्कृत नहीं किया गया था। बल्कि जो पहली वाली रचना थी इससे न भयंकर प्रसिद्धि मिली, और इसमें से फर्स्ट प्राइज भी मिला था रूसो को, तो इसीलिए इनकी प्रसिद्धि ज्यादा हुई थी। इसमें उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वो तब तक प्रसिद्ध हो चुके थे इनके विचार। तो वही है कि इस रचना में रूसो ने समाज में असमानता के कारणों और प्रभावों की चर्चा की कि असमानता क्यों आई। उन्होंने संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को असमानता का मुख्य कारण माना, और प्रॉपर्टी से आप सीधा सा अर्थ निजी संपत्ति से लगा सकते हैं। कि उन्होंने कहा था कि जब किसी एक भूमि के टुकड़े पे आदिम समाज में पहली बार किसी आदमी ने बेड़ लगा के ये कहा कि ये भूमि मेरी है, और उसके आसपास रहने वाले इंसानों ने इसे स्वीकार भी कर लिया कि ये भूमि इसके बिलोंग करती है, तो यहाँ से निजी संपत्ति का उदय हुआ, और फिर कहीं ना कहीं इसके बाद असमानता का जन्म हुआ और समाज में खाई बढ़ने लगी। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और समान था। जैसे कि आदिम अवस्था टाइप की, आप आदि मानव टाइप में समझ सकते हैं कि किसी को कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ असमानता उत्पन्न हो गई। यानी जैसे जैसे नियम कानून बने, लोगों ने अपना पराया करना चालू कर दिया, तो असमानताएं बढ़ने लगी।
उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब के बीच असमानता कृत्रिम रूप से उत्पन्न हुई है, यानी ये इंसानों की बनाई हुई अमीर और गरीबी है निजी संपत्ति के उदय द्वारा, और सरकार ने अमीरों के हित की रक्षा के लिए इसे और मजबूत किया है। तो वही बात है कि जब नियम कानून इसीलिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आप लॉ को भी पढ़ेंगे तो वो संपत्ति के इर्द गिर्द ही उनके सारे विचार थे। इसके बाद जो इनकी प्रमुख रचना है वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये इसमें उनके सभी राज्य संबंधी विचारों का वर्णन मिलता है हमें, यानी जो राजदर्शन है उनका, और जो इनका सामाजिक समझौता है, इसकी हिंदी भी सामाजिक समझौता ही होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। ये सब बातें हमें इसी रचना में देखने को मिलती हैं कि राज्य क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसके कार्य हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसकी संप्रभुता क्या है, उसके क्षेत्राधिकार क्या है। ये सब चीजें हमें इसी में देखने को मिलती हैं। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसी के कारण शायद हम रूसो को पढ़ते भी हैं। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने यानी रूसो महोदय ने समाज और सरकार के बीच संबंधों की व्याख्या की है। यानी कुल मिला के जो राज्य वाला दर्शन है, आप इसे समझ सकते हैं कि राज दर्शन या राजनीति वाला विचार आ जाता है जब सरकार और समाज के बीच संबंधों की बात होती है। तो राज्य और राजनीति संबंधित जो विचार हैं उनकी व्याख्या इसमें मिलती है। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी जो आप पढ़ने वाले हैं और आगे भी याद रखने वाले हैं, वो है जन सामान्य की इच्छा, या इसे इंग्लिश में ही याद रखें जनरल विल। ये जनरल विल की अवधारणा क्या है? तो बेसिकली आप इसे ऐसा समझ लीजिए, आगे हम इसे डिटेल में भी देखने वाले हैं, कि जो समाज की एक अच्छाई वाला भाग है, सकारात्मक भाग, जो लोग सोचता है कि सब लोग अच्छे रहें, समाज साथ में बढ़े, और कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर ये भाव होते हैं। जैसे कि हम लॉक से इसका कंपैरिजन करें तो वो सकारात्मक अर्थों में जो मनुष्य का वर्णन करता था, उसी का एक भाग निकाल दिया जाए तो जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं इंसान के, वो जनरल विल है, जो समाज के हित में सोचे, समाज को अच्छा बनाना चाहे। तो इसकी अवधारणा उन्होंने प्रतिपादित की है, और इसी जो जनरल विल की अवधारणा है, इसी पर उनके राज्य संबंधी सिद्धांत आधारित है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि ये उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पहली लाइन में लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा जाता है। जैसे कि चाहे आप सामाजिक नियमों की बात कर लीजिए, राजनीतिक नियमों की बात कर लीजिए, और कहीं ना कहीं धार्मिक नियमों की बात कर लीजिए, तो आप ऐसा पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं मनुष्य को जकड़ देते हैं। जो प्राकृतिक मानव था जिसकी रूसो बात करते थे, जो आदिम मानव था, वो स्वतंत्र था, समान था, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जो वर्तमान समाज बना है, तो उसने कहीं ना कहीं मनुष्य को पीछे ढकेल दिया है और उसे चालाक, चंचल और स्वार्थी बना दिया। और जो इसकी अंतिम लाइन है वो इस प्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाधित किया जा सकता है। तो ये कैसी स्वतंत्रता है, इसे आप आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि किसी को स्वतंत्र होने के लिए कैसे बाधित किया जा सकता है या बाध्य किया जा सकता है। रूसो ने जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है उसका समर्थन किया है, यानी वो सीधा सीधा मानते थे प्रतिनिधित्व या जो राजशाही है या निरंकुश सत्ता का वो विरोध किया करते थे। इसके अलावा जो उनकी अन्य प्रसिद्ध रचना है वो एमाइली है। इसकी हम चर्चा प्लेटो महोदय का जब हमने रिपब्लिक पढ़ा था तब पढ़ी थी कि एमाइली में ऐसा लिखा है कि ये शिक्षा पे लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो प्लेटो का रिपब्लिक है। तो इसे भी थोड़ा सा आप कनेक्ट करके याद रखिए। या इसका एक और नाम है ऑन एजुकेशन। रूसो का शिक्षा पर आधारित पुस्तक है। इसमें उन्होंने प्राकृतिक शिक्षा या नेचुरल एजुकेशन पर बात की है, जो कि प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, और इसी में कहीं ना कहीं वो नारा भी आता है कि रिटर्न टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो। ये नारा इसी पुस्तक में हमें दिखाई देता है। इसमें उन्होंने बच्चों को सामाजिक बंधनों से मुक्त करने, यानी वो बेड़ियों की बात जो ऊपर कर रहे थे, बोला कि इसे सामाजिक बंधनों से तोड़ो और उन्हें नैतिकता और व्यवहारिक शिक्षा दो। कहीं ना कहीं तो ये आदर्शवादी बातें भी किया करते थे, और एक आदर्श की प्राप्ति के लिए उन्होंने सामाजिक समझौता किया है। इसमें वो जो विचार है वो कुल मिला के अगर सारता कहें तो एक प्रगतिवादी विचार है, और इन्हें शिक्षा पे जो प्रगति विचारवादी विचार है उनका जनक भी कहा जाता है। और वो ऐसा कहा करते थे कि जो ईश्वर है उसने तो सब अच्छा अच्छा ही बनाया है, ये मनुष्य है, ये सोसाइटी ही है, ये नियम कानून समाज और लोग ही हैं जिन्होंने कुछ चीजों को बड़ा कर दिया है, लेकिन ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया था। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं भी हैं रूसो महोदय की जो काफी प्रसिद्ध हैं। तो एक ये रचना है जूली ऑन द न्यू एलोइस।
करके इनकी एक रचना है जो 1761 की है। इसके अलावा जो उनकी महत्वपूर्ण रचना कन्फेशन है, जो उनकी आत्मकथा है, ये मरणोपरांत 1782 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा उनकी एक रचना और है, द रेवेरीज करके नाम आता है, ये उनकी 1782 की रचना है, इसी साल में प्रकाशित हुई थी मरणोपरांत। और द कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये कहीं ना कहीं उन्होंने पोलैंड के संविधान के लिखने का प्रयास किया था, क्योंकि ये उतने प्रसिद्ध हो गए थे, जीवन के अंतिम दौर की ही बात उनकी। तो पोलैंड में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद उन्हें संविधान बनाने के लिए बुलाया गया था, तब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। और एक और उनकी महत्वपूर्ण रचना है, अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप इसे याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी करके 3-4 लोगों की किताब है, जैसे एक J.S. मिल की भी किताब है, और मुझे याद आ रहा है एक कार्ल मार्क्स की भी किताब है, और एक इनकी रूसो महोदय की। तो ये 3 किताबें, आप तीनों को अलग अलग करके लिख लीजिएगा तो याद करने में आसानी रहेगी। अब इनके ग्रंथों के बाद हम इनके प्रमुख राजनीतिक विचार हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो एक ओवरऑल आपका खाका बनेगा इनके विचारों को लेके। हम आगे पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक वाइज इनके विचारों की चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू बना लेते हैं, जिसमें उनका प्रथम विचार है जो प्राकृतिक अवस्था वाला विचार है, यानी इस अवस्था में मानव ठीक हुआ करता था, एक समान और स्वतंत्र मानव था, जैसे कि लिखते हैं रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और सुखी था। यानी जब साइंस और कला नहीं थी और इसके बाद जो निजी संपत्ति का उदय नहीं हुआ था, इस समय जो इंसान है या मानव है वो स्वतंत्र था, लेकिन जो सभ्यता और संपत्ति के कारण या इसके उदय के कारण असमानता और संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसी कारण वो कहीं ना कहीं सामाजिक समझौता करते हुए भी आपको आगे की ओर दिखाई देंगे। तो बेसिकली यही याद रखना है कि वो प्राकृतिक अवस्था को तो अच्छा बताते थे, लेकिन उसके अंतिम दौर में, यानी प्राकृतिक अवस्था के ही अंतिम दौर में सभ्यता का विकास हो गया, क्योंकि विज्ञान और कला आ गई थी, और उसके बाद संपत्ति का उदय हो गया, निजी संपत्ति का। एक मनुष्य ने खेत के चारों ओर बाड़ लगाई और कहा कि ये मेरा खेत है, और आस पड़ोस वालों ने उसे मान लिया, तो ये निजी संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ। संसाधन सीमित कर दिए गए, इच्छाएं असीमित थी, तो फिर संघर्ष हुए और सामाजिक समझौता, जो कि रूसो महोदय कराएंगे आगे। तो वही है कि इसके बाद सामाजिक समझौते की अवधारणा आई। रूसो ने सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौते की संकल्पना भी दी, जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर जनरल विल के अनुसार चलता है। देखो, मानव की इच्छाएं जो रूसो महोदय मानते थे वो 2 प्रकार की होती हैं, और ऐसा आप भी समझ सकते हैं। एक तो सकारात्मक, या पहले नकारात्मक की बात कर लेते हैं। एक नकारात्मक, जो कि वो हॉब्स वाली आप समझ सकते हैं, जिसमें मानव स्वार्थी था, चंचल था, कपटी था, झूठा था, और अपने हित, व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचता था। और दूसरी, अगर हम सकारात्मक अवधारणा की बात करें, तो इसमें जो आपको लॉक वाला दर्शन देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जो समाज के बारे में सोचने वाला अच्छा इंसान था, परोपकारी था, सबका हित करने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं दोनों हिसाब से मानव का वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि मानव के अंदर ऐसी दोनों इच्छाएं पाई जाती हैं, बशर्ते कि उनमें शक्तिशाली कौन है, वो उसमें इंट्यूशन किसके आ रहे हैं ज्यादा। तो वो जो जनरल इच्छा की बात करते थे, जो नकारात्मक इच्छा है, इसे वो बोला करते थे इंग्लिश में एक्चुअल विल। एक्चुअल विल आप इंग्लिश ही फॉर्म याद रखें, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन है। और जो सकारात्मक वाला मानव की इच्छा है, उसे वो बोला करते थे रियल विल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही टाइप की, एक ही इंसान में पाई जाने वाली दोनों इच्छाएं हैं। एक तो कुछ अच्छी इच्छाएं भी होती हैं और कुछ बुरी इच्छाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार जो रियल विल का जोड़ होगा, यानी एक इंसान की रियल विल, फिर दूसरे इंसान की अच्छी प्रकार की इच्छाएं, तीसरे प्रकार की, चौथे, पांच, और पूरे जब समाज की रियल विल बनेगी तो वो जनरल विल होगी। और इसी जनरल विल के अनुसार सामाजिक संविदा में शासन चलेगा। और ये इच्छाएं क्या है, समाज के हित के लिए हैं, अच्छे के लिए हैं, जन कल्याण के लिए। तो सरकार को जनताओं की इसी रियल विल के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यही इनके सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। और वैसे जनरल विल को अलग से भी लिख रखा है, तो वही मैं आपको बता चुका हूं कि इंसान की अच्छी इच्छा या रियल विल का जोड़ जनरल विल है। सरकार का काम केवल बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक हितों के अनुसार शासन करना है। आप अगर वर्तमान भारत को देखें, तो जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है, या जो एक बहुमत के आधार पर शासन करने की कोशिश की जा रही है, या मेजोरिटेरियन जिसे कहा जाता है, कि जो भीड़ तंत्र चाहेगा वही लागू करवा लेगा, जैसे कि अरस्तु महोदय भी कहा करते थे।
तो रूसो ऐसा बोलते थे कि उसके हिसाब से शासन चलाना नहीं है, जो वास्तविक इच्छा है, जो मानव में दबी हुई इच्छाएं हैं, अच्छी वाली हैं, जन कल्याण और सामाजिक हित के लिए है। अब भी अंदर में सोचिए तो कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए सब सोचते हैं थोड़ा बहुत। तो उसी उन्हीं इच्छाओं को बाहर निकालने का जो काम था वो रूसो महोदय ने किया और उन्हीं सबको इकट्ठा करके एक उसे मूर्त रूप सरकार के रूप में प्रदान किया है। तो इस प्रकार वो बोलते थे कि जो जनरल बिल है या जनसामान्य की इच्छा है वो सर्वोत्तम है। इसके अलावा कुछ और अगर इनके विचारों की बात की जाए तो इसमें एक जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला विचार भी आता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि ये जो प्रतिनिधियात्मक शासन है या डेलीगेटिव डेमोक्रेसी है या फिर जो राजतंत्र हुआ या निरंकुश तंत्र हुआ, उनमें से किसी के भी पक्षधर नहीं थे। वो बोलते थे कि जनता खुद शासन करेगी, खुद सीधे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी लेगी। तो वही बताते हैं कि रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। इसके अलावा जहां जनता स्वयं निर्णय लेती है वे प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसके विरोधी थे। जैसा कि लॉक महोदय मानते थे, उन्होंने संसद की शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जो रूसो महोदय हैं वो उसके विरोधी है। वर्तमान में जो लोकतंत्र आपको दिखाई देगा, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, वो रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र ही माना जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वैसे कहीं नहीं बची, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऐसे माने तो जो यूएसए है वहां की कुछ काउंटीज में न्यू इंग्लैंड करके काउंटी, शायद वहां कुछ ऐसे निर्णय सामूहिक आधार पर लिए जाते हैं। या फिर जो एक आपने रटा रटा एग्जाम्पल आपको याद होगा स्विट्जरलैंड का है, वहां की काउंटीज में भी कुछ ऐसा चलता है। इसके अलावा वो स्वतंत्रता और समानता की बात भी किया करते थे, लिबर्टी और इक्वेलिटी की। तो जहां वो प्राकृतिक अवस्था की बात करते थे, जहां वो मनुष्य स्वतंत्र है, तो ये वही चाहते थे कि उनका जो मानव है सामाजिक समझौते के बाद वो उसी स्टेज पे आ जाए। तो रूसो के अनुसार मनुष्य को तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिल सकती है जब सभी नागरिक समान हो, यानी सब समान होंगे तो सबके पास समान स्वतंत्रताएं भी होंगी, ऐसा रूसो महोदय मानते थे। उन्होंने सामाजिक असमानता का विरोध किया है। आप यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, जैसे प्लेटो और अरस्तु महोदय हैं, वो सामाजिक असमानता उसके पक्षधर थे। यानी जो बोलते थे कि कुछ बड़े लोग हैं, कुलीन लोग हैं और कुछ गरीब हैं, कुछ शासन करने के लिए पैदा हुए और कुछ शासित होने के लिए पैदा हुए। तो अगर यहां तक हम देखें कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, इसे अरस्तु और प्लेटो तो सही मानते थे, लेकिन रूसो महोदय हैं वो इसे सही नहीं मानते थे। इन्होंने दो असमानता का जिक्र किया है, एक तो प्राकृतिक असमानता, ये इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई स्त्री है, पुरुष है, या फिर कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, तो किसी के पास थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि है, किसी के पास कम। तो इसे आप ठीक नहीं कर सकते हो। और कोई गोला है, कोई काला है, तो इसे ना तो ठीक किया जा सकता है, ना समाज मांग करता है। जो मांग करता है वो सामाजिक असमानता की मांग करता है। ये सामाजिक असमानता यानी जो जाति के आधार पे असमानता है, या रंग के आधार पे असमानता है, या गरीबी अमीरी के आधार पे असमानता है, उसको दूर करने के लिए मांग करते हैं। तो रूसो महोदय हैं वो इसे तो ना दूर किया जा सकता है, ना वो करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके पक्ष में वो जरूर बोला करते थे। जैसे कि अरस्तु और प्लेटो ने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे सिरे से खारिज करते थे। बोलते हैं कि जो अमीरी और गरीबी है या जो सामाजिक असमानता है वो नहीं होनी चाहिए, ये इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, इसे खत्म करते थे। और वो इसीलिए भी ऐसी बातें करते हुए शायद आपको पहले व्यक्ति दिखाई देंगे ऐतिहासिक चिंतन की दृष्टि से अगर देखें तो। रूसो ही वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो समानताओं को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो प्राकृतिक और एक सामाजिक। लेकिन आप यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि जो स्त्री को लेकर उनके विचार थे वो ठीक नहीं थे, मतलब या वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से सही नहीं थे, वो समानतावादी इस मामले में नहीं थे। तो आप ये भी थोड़ा याद रखिएगा। वो स्त्री के पक्ष में वही पुराने जो अरस्तु वाला ट्रेडिशन था कि वासनाओं की वस्तु है या फिर एक कमतर आंकते थे उसे, तो वही रूसो भी मानते हैं। इसके अलावा जो उनके धर्म पे विचार हैं, वो धर्म को नागरिक धर्म कहते थे, यानी सिविल रिलीजन कहा करते थे, की संकल्पना दी। और ये भी कहीं ना कहीं उनके सामाजिक अच्छेपन से जुड़ती हुई, जन कल्याण से जुड़ती हुई उन्होंने धर्म को जोड़ा है, कि जिसमें नैतिकता और नागरिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी है। तो धर्म में भी आपके नागरिक कर्तव्य होंगे और उसमें नैतिकता शामिल होगी। ये जो पूजा पद्धति या कर्म कांड वाला धर्म नहीं मानते थे, वो नागरिक धर्म की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम उनके सोशल कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।